तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। तो बेटा ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। तो ओम्स लॉ को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ये सर्किट है, इसमें शुरुआत में जो आपका ये सेल लगा है दैट इज व्हाट 2 वोल्ट का सेल लगा है, तो उससे कुछ करंट आपका प्रोड्यूस करेगा। अब मान लीजिए इसी में मैंने 3 वोल्ट का लगा दिया तो करंट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 4 वोल्ट का लगाया और बढ़ गया, 10 वोल्ट का लगाया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाता गया मैं इसका, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे मैं बढ़ाता गया, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया वैसे वैसा मेरा यहाँ पर करंट बढ़ता गया। तो इसी को बेटा हम फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन एक चीज़ ध्यान और रखनी है कि यहाँ पर जो फिजिकल कंडीशंस होंगी जिसको हम टेम्परेचर और प्रेशर बोलते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मोस्टली टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं हम। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको ऐसे कहा जाता है। अब इसी को हमें क्या लिखना है, लैंग्वेज में लिख देना है। तो बेटा लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो उसके एंड्स में, ठीक है, यानी करंट जो फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। और वो फिजिकल कंडीशन मोस्टली क्या होगी, टेम्परेचर, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? तो दिस इज व्हाट ओम्स लॉ। अब बेटा इसी से मैं आगे बढ़ता हूं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहां पर हमने क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाते हैं इसको इक्वल करने के लिए, दैट इज व्हाट R, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छा लगता है हम इसको कैसे लिख देते हैं, IR। यही ओम्स लॉ है आपका, ठीक है। अब यहां पर R क्या है इसको देखते हैं जरा। V तो यहां पर क्या है बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है यहां पर, करंट, और R क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखते हैं तो यहां पर R इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है बेटा, सबसे पहले हमने देखा V इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, IR। अब इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, बार बार आप इसका यूज करेंगे। तो यहीं से हमने क्या निकाल लिया, R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है। तो R क्या है यहां पर बेटा, रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, अब मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, यूनिट्स। R की यूनिट क्या होगी, ओम, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम, और इसको हम ऐसे भी सिंबलाइज करते हैं ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और इसको सिंबलाइज करते हैं हम V से। I करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, और इसको किससे सिंबलाइज करते हैं हम, कैपिटल A से। तो बेटा अब देखते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज देयर बाय द करंट। जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ ए चार्ज, ठीक है। अब बेटा अब हम किसकी बात करते हैं, डिफाइनिंग 1 ओम। 1 ओम को कैसे डिफाइन करें, हमें फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू V बाय I। बेटा ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये 1 ओम कब आएगा, यानी कि इसको मुझे क्या लेना है, 1 ओम। तो 1 ओम तभी आएगा जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। तो कितना होना चाहिए आपका पोटेंशियल, 1 वोल्ट, और करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। हो गया डिफाइन। अब इसको तुम्हें किस में लिखना है, सिर्फ वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे आप, when potential difference of 1 volt is applied across the ends, ठीक है, and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is called 1 ohm, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। चलिए बेटा अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी दैट इज व्हाट, VI ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा V इज इक्वल टू क्या है आपका, IR, या मैं ऐसे कहूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होने वाला है बेटा आपका, वैसे वैसे I भी बढ़ने वाला है, करंट बढ़ने वाला है। यानी कि जो आपका करंट है वो किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से। मैंने कहा इस पॉइंट पे 0 है, अगर V 0 होगा तो करंट भी 0 होगा, ठीक है। V की वैल्यू हमने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू भी बढ़ी, और बढ़ाई तो और बढ़ी, और बढ़ाई तो और बढ़ी, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन चला जाएगा ये पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रियोस्टेट, ठीक है। तो इट इज द वेरिएबल रेजिस्टर। ये क्या होता है आपका, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। अब जब रेजिस्टर वेरी कर रहा है तो करंट भी वेरी करेगा, ठीक है ना। विच इज यूज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज।
यानी कि बैटरी को बिना चेंज किए अगर आपको करंट को चेंज करना है किसी भी सर्किट में, तो आप किसका यूज करोगे? वेरिएबल रेजिस्टर, और उसी का नाम क्या है? रियोस्टेट। अब बेटा ध्यान से देखो इसका सिंबल कैसे होता है। अब तुम्हें पता है रेजिस्टर का सिंबल कैसे होता है? ऐसे जिगजैग लाइन होती है, दिस इज रेजिस्टर, ठीक है। अब इसको वेरिएबल बनाना है तो कैसे करोगे? दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टर। अब तुम्हें किसका बनाना है? रियोस्टेट का, वेरिएबल रेजिस्टर का। तो ये आपका क्या हो गया? रजिस्टर हो गया। अब तुम्हें ना दो तरीके इसको शो करने के, एक तो यहां पर क्रॉस लगा दो ऐसे करके तीर वाला, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो क्या होता है, आपने ऐसे जिगजैग लाइन लगाई और ऊपर से एक ऐसे करके एक एरो ऐसे लगा दो इसको ऊपर, तो दो तरीके से इसको सिंबलाइज किया जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब ये किसी भी वायर की वजह से आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। छोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब वायर को मैं लंबा कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। तो इसी में हम क्या बोलते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे लिख देते हैं हम? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द वायर। अब दूसरा पॉइंट देखो बेटा, इसको ना थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ध्यान से देखना, एक छोटा सा पाइप है, ठीक है। अब उससे ज्यादा पानी जाएगा, या बड़ा पाइप ले लिया आपने उससे ज्यादा पानी जाएगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पाइप का ज्यादा उससे ज्यादा पानी जाएगा, और जो छोटा है उससे कम जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे आपने बढ़ाया वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा जाता गया। अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब क्या है आपका? कि रेजिस्टेंस क्या हो गया? उसका कम हो चुका है, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख देंगे? इट इज इनवर्सली, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी कि जैसे जैसे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो चुका है, ठीक है ना। अब इसी को देखो हम कैसे लिख देंगे आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज में? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिला देता हूं। अब जब दोनों चीज़ों को मैंने मिलाया, इन दोनों पॉइंट्स को, तो मुझे क्या मिल रहा है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। अब फिर यहां पर क्या आता है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जो कि इस चीज को, इस साइन को हटाना पड़ता है हमें, तो इक्वल हो जाता है उसके। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। यहां पर आपको हर चीज पता है। आर क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस। एल क्या है यहां पर? लेंथ ऑफ द वायर। और ए क्या है यहां पर? क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन आपका जो रो है दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा इसमें नेक्स्ट तीसरा किसको डिपेंड करता है? ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या लेते हैं? अलग अलग मटेरियल लेते हैं। जैसे कि एक मैंने ले लिया आयरन का पीस, दूसरा ले लिया कॉपर का पीस। अब मैं आपसे पूछूं किसमें ज्यादा करंट तेजी से जाएगा? आप कहोगे कॉपर में, ठीक है। आयरन में कम जाएगा, यानी कि जो आयरन है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसलिए उसने क्या किया? उसने उसके जो करंट ऑफ फ्लो था या चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज था, उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेटा इन तीनों पॉइंट को मिलाकर ना क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने कॉपर का वायर लिया, यानी कि मटेरियल तो सेम हो गया, कॉपर वायर लिया, ठीक है। एक कॉपर वायर ये था और दूसरा कॉपर वायर ये था। यहां पर इसकी जो लेंथ थी दैट इज 1 मीटर, इसकी थी 2 मीटर। अब बताओ इनमें से कॉपर वायर, मतलब ये ए वायर था और ये बी वायर था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? 2 मीटर वाले का, ठीक है ना, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो बी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा इन कंपैरिजन ऑफ ए, यानी कि आर बी और आर ए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा। एक दूसरा क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें। एल्यूमिनियम वायर ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम का वायर, एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। और फिर अब क्या लिया? क्रॉस सेक्शन एरिया को लेते हैं हम।
इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, ठीक है, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और इसका दूसरा जो वायर है, अभी लेंथ दोनों की सेम रख रहा हूं मैं, 1 मीटर, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज व्हाट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों की लेंथ कितनी है 1 मीटर, और इसकी भी कितनी है बेटा 1 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब तुम्हें पता है ना R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अच्छा, इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिख लिया करो ऐसे। आपका क्या होगा, अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखो किसका एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन, दोनों की लेंथ कितनी है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है, ठीक है, इसको हमने वायर नाम A दे दिया, इसको दे देते हैं बेटा B, ठीक है। तो B का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, तो RB इज लेस देन RA। बेटा क्लियर है बात। अब इस साइन का मतलब पता होना चाहिए आपको, जहां पर खुला हुआ है इसका पेट, ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। अब देखो यहां पर इसका पेट खुल गया आगे को, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये ऐसे याद करो, इस A ने B की कोहनी मार दी ऐसे करके और उसको छोटा कर दिया और खुद बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। चलिए बेटा नेक्स्ट चीज देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्यों बढ़ता है ऐसा। बेटा जो आपका एक मटेरियल है, ये आपका एक मटेरियल है, इसके अंदर कुछ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और बचे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में आयंस भी हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो आपका करंट प्रोड्यूस होगा। अगर वो उनके में किसी तरीके की रुकावट आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो उसके आयन थे वो वाइब्रेट करने लग गए, अपनी जगह पे ऐसे हिलने लग गए, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो ये आ रहा है आने वाला इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम होगी, चार्ज का फ्लो कम होगा, यानी करंट कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, रेजिस्टिविटी। मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पर कि जो आपके फॉर्मूला निकल के रहा है इसमें रेजिस्टिविटी जो है सो हम कैसे इसको डिफाइन भी करते हैं इसको हम, और देखते हैं है क्या बेटा। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है आपका रो, और सबसे पहले इसकी हम यूनिट निकाल कर देखते हैं क्या होगी। तो बेटा यहाँ से आपको, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकाल लो पहले क्या होगा। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R तो यहाँ पर है, ठीक है, तो A को उछाल के ऊपर चला गया A और L नीचे चला गया, ठीक है ना, सही है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, R की ओम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूनिट लिखना शुरू कर रहा हूँ। इसकी तो होती है हमारी ओम, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है बेटा मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या बची बेटा इसकी ओम, ठीक है, मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो आपकी यूनिट है दैट इज ओम मीटर। अब बेटा इसको डिफाइन करने की बात आती है, और डिफाइन करना मैं आपको हर चीज सिखा चुका हूं। तो रो इज इक्वल टू क्या है बेटा, R/A/L। जब एरिया को आप 1 यूनिट रख दो और लेंथ को भी आप क्या रख दो 1, ठीक है, तो आपका रो इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से रो इज इक्वल टू R बन गया, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर दो आप ऐसे ही। जब आपने क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट लिया यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी ली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टिविटी बन गया, डिफाइन हो गया ये। अब इसको लैंग्वेज में देखो कैसे लिखते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, बस हो गया खत्म। अब देखो बेटा इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, ये एक मटीरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, मान लो एक कॉपर का वायर लिया मैंने, इसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर, दूसरा क्या ले लिया, कॉपर का ही वायर लिया मैंने, ठीक है, ये कॉपर का वायर, इसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा। अब मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर। डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल्यूम, इनको पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो दोनों का भी रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है, सेम, इसकी भी रेजिस्टिविटी सेम होगी, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। कौन कौन सी डायमेंशन है वो आपकी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा।